हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो लेक्चर पे हमने क्या चीज डिस्कस करनी है। देखिए, क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 8 चलने वाला है आज। और आज के 8th लेक्चर पे हमने दो चीजों को साथ में कवर करना है। मतलब आपको क्या है, कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में ये दोनों टॉपिक को सेपरेटली दिया है, कहीं पे कंबाइंड भी दिया हुआ है। तो हम इन दोनों को कंबाइंडली पढ़ेंगे। आपको दोनों चीजें मैं सेपरेटली यहाँ प्रोवाइड कराऊंगी, बट एक ही लेक्चर में दोनों चीजें कवर करूंगी। ओके, तो देखो हमने आज पढ़ना क्या है, जिसमें आपको बताऊं, आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ वेरिएशन मेथड। वेरिएशन मेथड जो हमने पढ़ा था आगे, परटर्बेशन मेथड, वेरिएशन मेथड, उसके एप्लीकेशंस क्या है। साथ ही साथ हमने पढ़ना है परटर्बेशन ऑफ अ हीलियम एटम। तो कहीं पर को क्या है, किसी सिलेबस में क्या सिंपली ऐसा दिया है कि एक्सप्लेन कीजिए परटर्बेशन फॉर अ हीलियम एटम। बट ये जो परटर्बेशन ऑफ हीलियम एटम है ना, ये आपकी एप्लीकेशन ऑफ वेरिएशन मेथड ही है। मतलब वेरिएशन मेथड का एप्लीकेशन ही है आपका परटर्बेशन ऑफ हीलियम एटम। मतलब आपको पता है वेरिएशन मेथड क्या है, काफी अच्छा, मतलब एक बहुत ही बढ़िया अप्रोक्सीमेशन अप्रोच था, बहुत ही बढ़िया अप्रोक्सीमेशन मेथड था, जिसमें हम क्या कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम या फिर कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए हम लोग एनर्जी लेवल की वैल्यू को, वेव फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते थे, प्रिडिक्ट कर सकते थे। जबकि अगर हम यहाँ पर को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लगाएंगे तो वो हमारे यहाँ पर को एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, अब हमने ये दिखाना कैसे कि वेरिएशन मेथड की जस्ट हम थोड़ा थ्योरी वाली एप्लीकेशन तो लिखेंगे कि थ्योरी में हमारा हाँ भाई ये हो रहा है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट बात ये है कि यहाँ पर को हमने क्या करना है, एप्लीकेशन ऑफ वेरिएशन मेथड में इसको भी ऐड करना है, यानी कि परटर्बेशन ऑफ हीलियम एटम। ठीक है, हमने हीलियम एटम में परटर्बेशन करा के परटर्बेशन एनर्जी को निकाल के ये बताना है कि वेरिएशन मेथड जो है आपका या फिर परटर्बेशन मेथड बोलिए, ये दोनों एक ही टाइप के तो हैं। मतलब ये दोनों मेथड को तो हम लोग अप्रोक्सीमेशन मेथड बोलते हैं। तो ये दोनों मेथड के एडवांटेज हम कैसे समझाएंगे, पहले तो हम थ्योरी फॉर्म में समझाएंगे कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। दूसरी चीज हम क्या करेंगे, परटर्बेशन ऑफ अ हीलियम एटम के रिस्पेक्ट में बात करते हुए एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे परटर्बेशन मेथड, कैसे वेरिएशन मेथड काफी एक अच्छा अप्रोक्सीमेशन अप्रोच है। इतनी चीज क्लियर है। तो अभी हम फर्स्टली तो थोड़ा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर लेते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ वेरिएशन मेथड है क्या। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि परटर्बेशन फॉर अ हीलियम एटम, परटर्बेशन थ्योरी फॉर अ हीलियम एटम, और लास्टली ये बताएंगे कि कैसे हमने हीलियम एटम के रिस्पेक्ट में मतलब परटर्बेशन एनर्जी के थ्रू, अपना अप्रोक्सीमेशन अप्रोच के थ्रू परटर्बेशन एनर्जी निकाली फॉर अ हीलियम एटम, जो कि एक टाइप का मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। और कैसे हमारा ये जो मेथड है वो एक अच्छा मेथड है फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी वैल्यूज या फिर एनर्जी लेवल वैल्यूज और वेव फंक्शन वैल्यू फॉर अ कॉम्प्लेक्स मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इतनी चीज क्लियर आई। तो होता क्या है, तो बस जस्ट पहले थ्योरी पे बात करते हैं। ठीक है, अब देखो हुआ क्या थ्योरी पे। देखिए, थ्योरी पे तो हमने बहुत सिंपल सी चीजें लिखी हैं, आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं वही चीज। तो ये बोल रहा है, देखो, एज वी स्टडी, जैसे हम पढ़ चुके हैं, द वेरिएशन मेथड इज अप्रोक्सीमेशन अप्रोच। वेरिएशन मेथड क्या है, एक टाइप का अप्रोक्सीमेशन मेथड है। वेरिएशन मेथड, अप्रोक्सीमेशन मेथड के अंदर कौन कौन आता है, वेरिएशन मेथड एंड परटर्बेशन थ्योरी। ओके, तो ये बोल रहा है कि वेरिएशन मेथड एक बहुत ही अच्छा अप्रोक्सीमेशन मेथड है, जिसका यूज हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर करते हैं। और क्यों करते हैं, और वी कैन से दैट द वेरिएशन मेथड इज अ सो सॉरी, और हम क्या बोल सकते हैं, और वी कैन से दैट अ वेरिएशन मेथड इज अ मैथमेटिकल मेथड। ये एक टाइप का मैथमेटिकल मेथड है, जिसका यूज कहाँ किया जाता है, फॉर द अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन ऑफ अ कैलकुलेटेड द एनर्जी लेवल ऑफ अ डिफिकल्ट क्वांटम सिस्टम। अगर हमारे पास कोई डिफिकल्ट क्वांटम सिस्टम है, कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटम सिस्टम है, यानी कि मल्टी इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है, तो उस सिस्टम के लिए अगर हमने एनर्जी लेवल्स की वैल्यू, वेव फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो हमको क्या, हमारे अप्रोक्सीमेशन अप्रोचेस यानी कि अप्रोक्सीमेशन मेथड कौन कौन से, वेरिएशन मेथड एंड परटर्बेशन थ्योरी, इनका यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो हमको ये चीज समझ में आए कि ये हमारा एक एप्लीकेशन बन जाता है कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम में अगर ये सारी चीजें करनी है तो हम सिंपल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अप्लाई करा के नहीं निकाल सकते एनर्जी की वैल्यू, हमको यहाँ पर को अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज करना होगा। और उसी के रिस्पेक्ट में हीलियम एटम जो एक मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसके लिए हम लोग इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे कि कैसे हमने हीलियम एटम के लिए क्या निकाली, एनर्जी की वैल्यू निकाली विद द हेल्प ऑफ अप्रोक्सीमेशन अप्रोच। इतनी चीज क्लियर आई। अब अगला क्या, देखो अब आगे को क्या, थ्योरी में मैंने वही चीज लिखा है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था प्रिंसिपल वगैरह में। ये बोल रहा है, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू अप्रोक्सीमेट द एनर्जी ऑफ अ सॉल्वेबल सिस्टम एंड देन ऑब्टेन द एक्यूरेसी ऑफ द मेथड बाय कंपेयरिंग द नोन एंड द अप्रोक्सीमेटेड एनर्जी। ओके, अब वही है, अब आगे प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है कि हमने जैसे प्रिंसिपल पढ़ा था कि मतलब हम लोग क्या करते हैं, वेरिएशन मेथड जब यूज करते हैं, परटर्बेशन मेथड जब हम यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, अगर हमने ग्राउंड एनर्जी वैल्यू निकालनी है तो हम एक ट्रायल वेव फंक्शन निकालते हैं। ठीक है, एक ट्रायल वेव फंक्शन निकालते हैं, उसी की रिस्पेक्ट में हम लोग हमारी ग्राउंड एनर्जी, ग्राउंड लेवल के लिए एनर्जी की वैल्यू निकालते हैं। हमने लास्ट लेक्चर पे पढ़े थे। तो वही चीज यहाँ पर को पहले अपने थ्योरी पे यही बताना है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ वेरिएशन मेथड इज guess and trial wave function for the
प्रॉब्लम विच कंसिस्ट ऑफ सम एडजस्टेबल पैरामीटर, और उन पैरामीटर को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन पैरामीटर। ओके, अब क्या बोल रहे हैं, द वेरिएशन पैरामीटर आर फिक्स टू मिनिमाइज द एनर्जी फॉर द चूजन द ट्रायल वेव फंक्शन। हम उसी के अकॉर्डिंग, जो हमने ट्रायल वेव फंक्शन निकाला है उसी के अकॉर्डिंग हमको वेरिएशन मेथड ने एक कंडीशन दी थी कि ट्रायल वेव फंक्शन की एनर्जी और हमारी जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन की एनर्जी वो आपस में कैसे कोरिलेट करती है। तो अगर हम ट्रायल वेव फंक्शन की एनर्जी निकालेंगे तो उस अकॉर्डिंग हम ग्राउंड वेव फंक्शन की एनर्जी भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जस्ट मैंने थ्योरी लिखी हुई है जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। तो ये आपकी थ्योरी मटीरियल, मतलब ये आपके एग्जाम पर्पस के लिए, एग्जाम पर अगर आपसे पूछा जा रहा है वेरिएशन मेथड की एप्लीकेशन, तो आप यहाँ से पहले थोड़ा थ्योरी पोर्शन लिखेंगे एंड देन उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना परटर्बेशन ऑफ अ हीलियम एटम, जिसके रिस्पेक्ट में आप बताएंगे कि कैसे वेरिएशन मेथड आपका अप्रोक्सीमेशन अप्रोच मतलब इन ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनकी एप्लीकेशंस है। ओके, तो कैसे बताएंगे, तो मैंने यहाँ पर लिखा है इन ऑर्डर टू इलेबरेट द फर्दर द सिग्निफिकेंस ऑफ अ वेरिएशन थ्योरम। हमने क्या है, वेरिएशन थ्योरम को फर्दर इसके सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे दो केस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कि दो केस के थ्रू वेरिएशन मेथड की एप्लीकेशन हम यहाँ पर उसका सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, अब ये जो दो केसेस है ना, इसमें से जस्ट आपको एक केस एक्सप्लेन करना है, वो है आपका हीलियम सिस्टम का। ठीक है, यानी कि केमिकल सिस्टम ऑफ अ हीलियम एटम। आपने हीलियम एटम के रिस्पेक्ट में हीलियम एटम के लिए एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ वेरिएशन मेथड, या फिर आप बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड। ओके, अब यहाँ पे जो दूसरा सिस्टम है ना, स्मॉल बॉक्स वाला जो सिस्टम था, वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में हीलियम एटम है, तो हम हीलियम एटम के रिस्पेक्ट में बताएंगे कि कैसे आपका वेरिएशन मेथड अप्रोक्सीमेशन अप्रोच आपकी काफी सिग्निफिकेंट है और काफी उसमें एप्लीकेशंस है। ओके, तो स्टार्ट करें हीलियम एटम के रिस्पेक्ट में आप कैसे बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं परटर्बेशन थ्योरी फॉर अ हीलियम एटम। ओके, अब देखिए इसे आप ध्यान से सुनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये आपके दोनों रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा है परटर्बेशन थ्योरी फॉर अ हीलियम एटम, देन आप यही चीज बताएंगे, इसका डेरिवेशन आपको बताना है, एनर्जी को निकालना सिखाना है। साथ ही साथ अगर आपसे एप्लीकेशन पूछा है तो एप्लीकेशन में भी आपने थोड़ा थ्योरी मटेरियल लिखने के साथ साथ आपने बताना है कि हीलियम एटम, जो कि एक टाइप का मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, उस एटम में कैसे आपने परटर्बेशन थ्योरी लगाई और अपनी एनर्जी की वैल्यू निकाली। तो इसके रिस्पेक्ट में आप उसका सिग्निफिकेंटली एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब देखो ना, परटर्बेशन थ्योरी के अंदर जो आप डेरिवेशन करते हैं, अगर मैं आपको यही स्लाइड के अकॉर्डिंग बताऊं तो ये मेरी 12 स्लाइड की डेरिवेशन गई है। ठीक है, तो आपको 12 स्लाइड को ध्यान पर रखने में थोड़ा डिफिकल्टी तो आएगा, बट मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको थोड़ा सा ट्रिकी वे में, मतलब थोड़ा समझाते हुए चलूंगी, ताकि आपको स्टेप वाइज चीजें पता हो। मतलब अगर आपको स्टेप रिवाइज होंगे, स्टेप आपके माइंड पे होंगे, तो आप वो स्टेप फॉलो करते हुए कर देंगे अपना काम। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप वाइज लेके चलूंगी, अब जस्ट आप ध्यान से सुनेगा। ठीक है, तो देखो पहले स्टेप में आपने क्या बोलना है, जो आप पहले माइंड पर रखो कि अभी आपका पहला स्टेप चल रहा है। पहले स्टेप में आपने क्या चीज डिस्कस करनी है, तो आपको पहला स्टेप याद आएगा तो सारी चीजें आप डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप पे आप डिस्कस क्या करेंगे, देखो पहले थोड़ा थ्योरी लिखेंगे, बोलेंगे कि हीलियम एटम जो है वो आपका 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिकल सिस्टम है। कैसे, हीलियम एटम में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है, तो ये बन गया ओवरऑल मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, या फिर आप बोल सकते हैं 3 पार्टिकल सिस्टम। ओके, जिसके लिए अगर आपने आइगन स्टेट की वैल्यू को, आइगन वैल्यू की मतलब आइगन स्टेट की स्टेट निकालनी है या फिर आइगन वैल्यूज निकालना है, तो ये आप एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, एग्जैक्टली ऑब्टेन नहीं कर सकते श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अप्लाई करके। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना होगा, देयरफॉर हमने क्या यूज करना होगा, वेरिएशन मेथड का यहाँ यूज करना होगा। तो वेरिएशन मेथड का यूज करते हुए हम लोगों को क्या निकालनी है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी की वैल्यू निकालनी है फॉर एन हीलियम एटम। ठीक है, तो यहाँ भी पहले हम लोग क्या निकालेंगे, अनपर्टर्ब्ड की एनर्जी निकाली। मतलब अनपर्टर्ब मतलब हमने डिस्कस किया था ना, अनपर्टर्ब मतलब अनडिस्टर्ब, कहीं भी अगर आपका डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है तो पहले आप अनपर्टर्ब एनर्जी निकालेंगे, उसके रिस्पेक्ट में फिर आप पर्टर्ब एनर्जी निकालेंगे, यानी कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालेंगे फॉर एन हीलियम एटम। ओके, अब देखो पहले इतनी चीज आपने बता दी कि आप कर क्या रहे हैं, वो आपने बता दी कि हीलियम एटम एक टाइप का कैसा सिस्टम है जहां 2 इलेक्ट्रॉन 1 न्यूक्लियस टाइप का सिस्टम है। इट मींस ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इसके लिए आप क्या है, डायरेक्टली आइगन स्टेट आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेरिएशन मेथड का यूज करेंगे। किसके लिए, फॉर अ कैलकुलेशन ऑफ अ ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर अ हीलियम एटम। ओके, अब कैसे करेंगे, तो आप जस्ट बताइए, पहले हीलियम एटम के रिस्पेक्ट में हम जस्ट यहाँ पर बात करें। ठीक है, पहला स्टेप ही चल रहा है, ये बोल रहा है कि जो आपके हीलियम एटम है, जैसे अभी मैंने बोला, इसमें आपको ऑब्वियसली बात है 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ पर आपने कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन बनाना है, मैंने आपको साफ साफ दिखाया है, ये हीलियम एटम के 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये
एक ये, ठीक है। अब देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपको जैसे साफ-साफ पता है कि इलेक्ट्रॉन का क्या है मास, अगर आप देखेंगे वो न्यूक्लियस के कंपेयर में काफ़ी छोटा है। इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा मास का है, न्यूक्लियस का मास ज़्यादा होता है, ठीक है, हेवी होता है न्यूक्लियस का मास। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ये आपका न्यूक्लियस है, इसे मैंने थोड़े मोटे बॉल से रिप्रेजेंट किया है कि ये इसका मास ज़्यादा है और ये इलेक्ट्रॉन थोड़े कम मास के हैं, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक न्यूक्लियस आपका हीलियम का हमने यहाँ पर शो कर दिया, ठीक है। अब हम ये बोल रहे हैं कि जो आपका ये इलेक्ट्रॉन है, एक ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस भी होगी, कुछ रेडियस भी होगी। उस रेडियस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे जो हमारी रेडियस है इसे हमने R12 से रिप्रेजेंट किया है। किसके, दो इलेक्ट्रॉन के बीच की रेडियस को हमने R12 से रिप्रेजेंट किया है। और पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस न्यूक्लियस से उसे हमने R1 से रिप्रेजेंट किया है। दूसरे इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस उसे हमने R2 से रिप्रेजेंट किया है। और दो इलेक्ट्रॉन के बीच की डिफरेंस को उसको हमने R12 से रिप्रेजेंट किया है। इजी था। अब देखो, अब आपको साफ साफ पता है कि अगर आप दो इलेक्ट्रॉन के बीच की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर को क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन की जो भी हम वैल्यू यहाँ पर को लेने वाले हैं वो वैल्यू आपकी क्या होगी, पॉजिटिव में। मतलब रिपल्शन की जब आप वैल्यू, देखो मैंने क्या बोला, ये है आपका R12, ओके। अब इस R12 की जो हम वैल्यू निकालते हैं ना वो आपकी पॉजिटिव होती है। रिपल्शन में जो वैल्यूज आती हैं वो पॉजिटिव आती हैं, ओके। और इसी के कॉन्ट्रास्ट में जो हम लोग अट्रैक्शन के लिए वैल्यूज निकालेंगे, जैसे आपकी इलेक्ट्रॉन है, आपका पहला इलेक्ट्रॉन और आपका न्यूक्लियस, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होना, यानी कि R1 की जो वैल्यू आनी है वो आपकी क्या आएगी, कुछ पॉजिटिव में वैल्यू, सॉरी नेगेटिव में वैल्यू आनी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी नेगेटिव में आएगी। और अगेन R2 मतलब दूसरे इलेक्ट्रॉन और आपके न्यूक्लियस के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। तो R2 के लिए जो हम वैल्यू निकालेंगे वो अगेन आपकी नेगेटिव वैल्यू आएगी। और यहाँ पर मैंने इनकी वैल्यूज भी लिखी हुई है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो आप R1 की वैल्यू, R12 की जो वैल्यू आई है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन की, जो रिपल्शन की जो वैल्यू आई है वो आपकी क्या आई है, प्लस E² अपॉन R12, ओके। मतलब आपने इलेक्ट्रॉन की बात की, दो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन, आपने इसे पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट किया। और इन दोनों के बीच की डिफरेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, R12। इतनी चीज क्लियर आई। अगला, हमने R1 की क्या वैल्यू निकाली, R1 मतलब आपका पहला इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की बात कर रहा है, और इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, तो वैल्यू आपकी नेगेटिव आई। और आपने क्या लिखा यहाँ पर, ZE² अपॉन R1, यानी कि आपकी डिस्टेंस, ओके। सिमिलरली आपने ये R2 की बात की, R2 की वैल्यू अगेन क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। ऊपर आपका वही होगा ZE² अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, यानी कि R2, ओके। तो ये तीन वैल्यूज आपको यहाँ पर मिल गई पहले स्टेप में। तो आपने माइंड में रखना है, पहले स्टेप में आपने जस्ट यही डिस्कस करना है कि आप हीलियम एटम का परटर्बेशन थ्योरी के थ्रू हीलियम एटम की क्या निकाल रहे हैं, ग्राउंड स्टेट एनर्जी की वैल्यू को निकाल रहे हैं। और निकालने के लिए सबसे पहले आपने हीलियम एटम को थोड़ा डिस्क्राइब करना है कि हीलियम एटम मीन दो इलेक्ट्रॉन वन न्यूक्लियस, ओके। और दो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। रिपल्शन की वैल्यू आपकी पॉजिटिव में आएगी, जो कि किसके इक्वल है, E², यानी कि दो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस, यानी कि R12, ओके। और R1 की वैल्यू मतलब आपके पहले इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की वैल्यू, यानी कि जो कि क्या होगा, एक टाइप की अट्रैक्शन वैल्यू, अट्रैक्शन की वैल्यू हमारे नेगेटिव में आएगी। और यहाँ वाली, यानी कि ये भी आपका अट्रैक्शन वैल्यू, दूसरे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, ये वैल्यू भी आपकी नेगेटिव में आएगी। तो आपने तीन वैल्यू यहाँ पर निकाल ली, R12, R1 और R2 की। इतनी चीज क्लियर आई। तो पहले स्टेप में जस्ट आपने इतनी चीज अपने माइंड पर रखनी, इतना क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेप में। तो पहला स्टेप जब आपको आएगा तो ये चीज आपने पूरी ध्यान में रहेगी कि हाँ, हमने पहले स्टेप में ये काम किए थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेप में आपने क्या काम करना है, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में ना आपको याद रखना है, आपने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर पर बात करनी है, ठीक है। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, तो देखो पहले मैं आपको यहाँ पर लेके चलती हूँ। दूसरे स्टेप में क्या करना है, आपने हैमिल्टोनियन, तो शॉर्ट में लिख लीजिए, दूसरे स्टेप में आपने क्या काम करना है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर पर बात करनी है। आपको पता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जिसे आप H से रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। मतलब आपने अगर H की वैल्यू निकालनी है तो आपने सिस्टम के लिए जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है और पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है उनको बस ऐड कर देना, उनका समेशन कर देना है, ओके। तो ये वैल्यूज कहां से आएंगे, तो उनकी वैल्यू भी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, देखिए। आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आने वाली है, वी की जो एनर्जी आने वाली वैल्यू आने वाली है आपके सिस्टम के लिए, वो किसके इक्वल होगी, बस आपने ये तीनों वैल्यूज को इक्वल कर देना है। मतलब पहले आपने क्या लिखा, R1 की वैल्यू लिखी, देखिए R1 की वैल्यू लिखी है ना, -Z² अपॉन R1, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, दूसरी वैल्यू को ऐड कर देना है। तो मैंने क्या बोला, ये वैल्यू आपकी नेगेटिव में आएगी, ठीक है। ये वाली आपने नेगेटिव, क्योंकि यहाँ प्लस भी करोगे ना आप, इन दोनों को प्लस भी करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू आपकी क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो आपने क्या लिखा, Z² अपॉन R2, ओके। उसके बाद आपने इसको ऐड कर दिया, अभी एक वैल्यू क्या है, प्लस में है और प्लस ही करना है, तो प्लस 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 हो गया। तो आपने क्या लिखा, E² अपॉन R12। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, इन तीनों का समेशन, ओके। और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, जो आप बार बार लिखते हैं, क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू -H² अपॉन 2m नॉट
ब्रैकेट के अंदर आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 स्क्वायर और प्लस आपका डेल्टा 2 स्क्वायर, क्योंकि आपका क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना, ये आपके यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाल दी, ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल दी, और आपको पता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फॉर अ सिस्टम, और ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आपने क्या कर दिया, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक की वैल्यू भी दिखा दी, पोटेंशियल की वैल्यू भी दिखा दी, बस आप यहाँ पर जैसे से पुट कीजिए, आपके लिए हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब हमने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू निकाल दी, बट हमने फाइनली क्या निकालनी है, ग्राउंड स्टेट के एनर्जी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अभी तो जस्ट हम दूसरे स्टेप में चल रहे हैं, पहले स्टेप का चीज याद है, दूसरे स्टेप में बस आपने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर पे बात करनी है, ध्यान पर रखना, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैंने आपको दिखा दी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैंने आपको दिखा दी, इन दोनों को बस पुट कर दीजिए, आपके लिए हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फॉर अ सिस्टम की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो सेकंड स्टेप को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, इतनी चीज क्लियर आई, इतना आप माइंड पर रख सकते हैं। तो या मतलब थोड़ा सा साइड में लिख लीजिए, मतलब अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा, मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि अगर आपको थोड़ा दिक्कत आएगा पेपर के लिए कि कैसे करें इतना बड़ा स्टेप, तो बस मैं आपको मैं इतना शॉर्ट शॉर्ट में बोलूँ कि आप दूसरे स्टेप में याद रखो, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर पर बात करनी है, तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जैसे आपके माइंड पे आएगा तो ये सारे स्टेप्स आपको रिवाइज हो जाएंगे, इतनी चीज क्लियर है। ये हुआ आपका दूसरा स्टेप, ओके। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप पे, ठीक है। तो थर्ड स्टेप पे आप क्या बात करेंगे ना, थर्ड स्टेप पे आपने बात करनी है वेव फंक्शन, ओके। वेव फंक्शन, वो भी किसके लिए, अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, मतलब आपने एक ऐसा हैमिल्टोनियन के एक ऐसे सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं जो अनपर्टर्ब्ड है, मतलब उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है, ठीक है, वो आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, तो आपने अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन के लिए वेव फंक्शन पे बात करनी है। तो आप ये इक्वेशन तो बार बार यूज कर रहे हैं, कौन सी, एच साई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई साई, ओके। तो एच साई इज इक्वल टू ई साई। अब आप देखो, आप अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन की बात कर रहे हैं और यहाँ पर इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, एच साई इज इक्वल टू ई साई। अब आपने एच की वैल्यू तो ऊपर कैलकुलेट की इससे पहले वाले स्टेप में, तो बस आपने क्या करना है, आपने वेव फंक्शन फॉर अ टू इक्वेशन, मतलब आपने ये वैल्यू निकाल, मतलब आप कुछ मत करना, बस आप इतना, मैं कंफ्यूज नहीं करती हूँ, आप जस्ट क्या करना, ऊपर जो आपने एच की वैल्यू निकाली उसे यहाँ पे पुट कर देना। तो जैसे आप वो वाली को यहाँ पे पुट करेंगे, आपकी इक्वेशन ऐसी हो जाएगी, देखो मैंने एच की वैल्यू यहाँ पे पुट की, साई आपका बाहर आ गया इज इक्वल टू ई साई, इतनी चीज क्लियर आई, सिंपल था, आप इतना बना लेंगे। उसके बाद आपने एक काम करना है, थोड़ा इक्वेशन को, अब आपने पूरा डेरिवेशन आगे को सॉल्व करना है, तो अब आप क्या करेंगे ना, आप बस इतना करेंगे, ये जो आपको वैल्यू दिख रही है ना, ई स्क्वायर अपॉन R12, इसे आप साइड कर देंगे, मतलब इन दोनों को अलग अलग कर देंगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाए, मतलब ये दोनों को साइड कर दो, आपकी ये वैल्यू अलग और ये वैल्यू अलग। तो अगर मैं इन दोनों को अलग करूंगी तो देखो, इन दोनों के बाहर ओवरऑल में क्या लिखा है, साई, इट मीन ये जो साई है ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। तो अगर मैं दोनों वैल्यू को अलग अलग करूंगी तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ, पहले मैंने ये वैल्यू एज इट इज लिखी है, देखो ये वैल्यू एज इट इज लिखी है, इसके बाहर लगा दिया ब्रैकेट बंद किया और बाहर से लगा दिया साई, ओके। फिर अगेन लिखा प्लस, यहाँ पर हमारा प्लस का साइन था, प्लस, और बाहर से लिखा ई स्क्वायर अपॉन R12 और बाहर से लगा दिया इसका साई, और ये हो गया इज इक्वल टू ई साई। कितना इजी था, आपने इतना कर दिया। तो ये बस आपने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की जो आपने सेकंड स्टेप में वैल्यू निकाली थी उसे जैसे आपने पुट किया, जब आप वेव फंक्शन, वेव इक्वेशन निकाल रहे हैं फॉर अ अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इतनी चीज क्लियर आई, ये आपका थर्ड स्टेप, ठीक है। अब थर्ड स्टेप को यहीं से और आगे को कंटिन्यू करते हैं। देखो हमको क्या बोलना है इसके बाद, हमने ये बोलना है कि हमें पता है जो हैमिल्टोनियन होता है, अगर हम किसी भी हैमिल्टोनियन की बात करें, वो किसके इक्वल होता है, एच नॉट प्लस एच डैश के इक्वल होता है, ठीक है। अब ये एच नॉट क्या होता है, एच नॉट मतलब कि अगर ये जो आपका हैमिल्टोनियन है ये दोनों के इक्वल होता है, ऐसा हैमिल्टोनियन जो आपका अनपर्टर्ब्ड है जिसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, साथ ही साथ ऐसा हैमिल्टोनियन जो आपका पर्टर्ब्ड है। तो आपने यहाँ पर को हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू निकाली, ये आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू आई थी ना, ये वाली थी, ठीक है। ये आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की तो वैल्यू है ना, आप देखिए ये वाली पूरी की हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू है। यहाँ से अगर हम साई को हटा दें तो ये पूरी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू है। तो हमने क्या बोलना है कि ये जो आपका एच आपने वैल्यू निकाली ये किसके इक्वल है, एच नॉट प्लस एच डैश, और एच नॉट क्या है आपका अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन और एच डैश क्या है आपका पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, ओके। तो अब यहाँ से क्या है, हम लोग अपने पर्टर्ब्ड और अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन की वैल्यू निकाल सकते हैं। आया आपको समझ में, हमने क्या करना है, मैंने आपको क्या बोला, आपने क्या करना होता है, हम वेरिएशन थ्योरम जब यूज करते हैं, वेरिएशन मेथड या फिर हम अप्रोक्सीमेशन अप्रोच का जब हम यूज करते हैं, हम एक पहले क्या करते हैं, ट्रायल फंक्शन निकालते हैं, ट्रायल वैल्यू निकालते हैं, और उसी ट्रायल वैल्यू के रिस्पेक्ट में क्या है, हम हमारी एक्चुअल यानी कि जो हमारा ग्राउंड स्टेट एनर्जी की वैल्यू होती है उसे निकालते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं पहले हम एक क्या है अनपर्टर्ब्ड एनर्जी सिस्टम लेते हैं, उसके लिए फिर हम लोग पर्टर्ब्ड की बात करते हैं। तो देखो हमने क्या किया,
हमको अनपर्टर्ब्ड निकालनी थी तो हमारे पास ये दोनों आ गया। हमको पहले अनपर्टर्ब्ड निकालनी है, पहले हम अनपर्टर्ब्ड एनर्जी निकालेंगे, उसके रिस्पेक्ट में फिर पर्टर्ब्ड निकालेंगे। तो अभी हमारे पास ना अनपर्टर्ब्ड थी और फिर ना हमारे पास कोई पर्टर्ब्ड थी। तो हमको निकालने के लिए क्या करना है, हमने बोला कि हमने पूरी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू निकाली जो कि इसके इक्वल है, और हमें ये पता है कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है वो किसके इक्वल होता है, एच नॉट और एच डैश। एच नॉट मतलब अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन और एच डैश मतलब पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, यानी कि ये जो वैल्यू है ये आपकी इन दोनों के इक्वल है, ये दोनों एच नॉट और एच डैश के इक्वल है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन की क्या वैल्यू है, पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन की क्या वैल्यू है। तो हम इसे हाफ हाफ कर लेंगे, मतलब हमने जो ये वैल्यू साइड की ना, ये देखो ये वैल्यू जो हमने साइड की ना, ये वाली वैल्यू बाहर निकाली, ये पहले साथ ही थे, हमने बोला तुम दोनों अलग अलग हो जाओ, तो ये अलग अलग इसीलिए कहा क्योंकि ये वाली जो हमारी वैल्यू आई थी, ये वाली वैल्यू किसकी थी, आपकी अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन की, और ये छोटू सी साइड से यानी कि ई स्क्वायर अपॉन आर वन टू, हम इसके बाद से साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि साइन तो हमारे वेव फंक्शन के रिस्पेक्ट में हमने बात की थी, जब हम लोग वेव फंक्शन इक्वेशन निकाल रहे थे उसके रिस्पेक्ट में बात की थी। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू तो ये थी आपकी ना, इसमें हमने क्या किया, ये वाली जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये है आपकी अनपर्टर्ब्ड की, ये वाली जो वैल्यू है ये है आपकी पर्टर्ब्ड की। तो देखो हमने यहाँ पर लिखा है, आपको ये तो पता चल गया, और आपने लिखा कि एच नॉट यानी कि अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन की वैल्यू ये हो गई। अब मैं एक एक टर्म नहीं बोल रही हूँ, माइनस एच स्क्वायर, इसमें क्या होगा, मैं भी बोलते बोलते कंफ्यूज हो जाऊंगी और आप भी सुनते सुनते कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं आपको जस्ट स्टेप वाइज चीजें समझा रही हूँ, ये स्टेप आपने माइंड पर रखना है, कोई काटना पीटना तो नहीं है, हमने जस्ट सेम चीज एज इट इज रखनी है, ठीक है। तो आपने क्या किया, एच नॉट इज इक्वल टू वो आधी वैल्यू और बचा हुआ पीछे का ई स्क्वायर, जो प्लस में वैल्यू थी ई स्क्वायर अपॉन आर वन टू, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन की वैल्यू। तो आपको दो हैमिल्टोनियन यानी कि पर्टर्ब्ड और अनपर्टर्ब्ड मिल गए। अब पहले अनपर्टर्ब्ड के रिस्पेक्ट में क्या निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे, अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन को उठा के क्या निकालेंगे, एनर्जी की वैल्यू। और अगर आपको क्या है अनपर्टर्ब्ड एनर्जी की वैल्यू निकल गई तो ऑब्वियस सी बात है, अब आप क्या करेंगे, इस अनपर्टर्ब्ड एनर्जी से आप पर्टर्ब्ड एनर्जी की वैल्यू को निकालेंगे, यानी कि आपको ई नॉट पहले निकालना है एच नॉट से, उसके बाद आप क्या करेंगे, इस ई नॉट की वैल्यू से और इस ई नॉट की वैल्यू से आप क्या करेंगे, एच डैश निकालेंगे, एच डैश की वैल्यू आपको पता है, फिर आप यहाँ पर ई डैश की यानी कि सॉरी पर्टर्ब्ड एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे जो हमको निकालनी है, यानी कि हमने हीलियम एटम के लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी की वैल्यू निकालनी है, जिसे हम बोलेंगे ई डैश यानी कि पर्टर्ब्ड एनर्जी वैल्यू। इतनी चीज क्लियर है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, हमने क्या किया, तीसरा स्टेप चला था, ठीक है। तो पहले स्टेप में हमने जिस हीलियम एटम के रिस्पेक्ट में थोड़ी बहुत बातें की कि हमने काम क्या करना है और हीलियम एटम का हमारा स्ट्रक्चर वगैरह, मतलब हमने उसमें कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन सिस्टम दिखाना है, वो जो हमने वहां पे बात की। सेकंड में हमने बात की थी हमारे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की, हमने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की इक्वेशन निकाली जो कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होती है। थर्ड स्टेप में हमने वेव फंक्शन के रिस्पेक्ट में बात की, ये इक्वेशन आपको पता है एच साई इज इक्वल टू ई साई होता है। यहाँ आपने एच की वैल्यू रखी और दोनों को साइड कर दिया, मतलब ये वाली इक्वेशन को पीछे कर दिया, ये वाली इक्वेशन को आगे, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस ले आए। फिर आपको पता चला, आपने ये भी बोला है कि हैमिल्टोनियन किसके इक्वल होता है, पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन और अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन। तो आपने पर्टर्ब्ड और अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन की ऑपरेटर की वैल्यू आपने इस यानी कि थर्ड स्टेप के थ्रू निकाल ली। इतनी चीज क्लियर आई। अब मैं आपको आगे लेके चलती हूँ, अब आप क्या बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग सीधे किसकी बात कर रहे हैं, अब हम लोग अनपर्टर्ब्ड स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, अनपर्टर्ब्ड स्टेट की बात। फिर हम अनपर्टर्ब्ड स्टेट से अनपर्टर्ब्ड एनर्जी निकालेंगे और उसी की हेल्प से फिर हम लोग पर्टर्ब्ड को सॉल्व करेंगे। इतनी चीज क्लियर आई। तो अब हम स्टेप फोर्थ की ओर बढ़ते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा फोर्थ स्टेप में क्या करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं बोलना है, आप बोलेंगे चलो अब हम लोग अनपर्टर्ब्ड एनर्जी की, अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की हमें अगर वैल्यू पता है तो अब एनर्जी की वैल्यू निकालते हैं। तो साफ साफ आप बोलेंगे कि वेव फंक्शन फॉर अ अनपर्टर्ब्ड स्टेट क्या होता है, एच नॉट। अब हम लोग एच नॉट जहां भी लगा रहे हैं इट मीन हम अनपर्टर्ब अनडिस्टर्ब सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने बोला एच नॉट साई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट साई नॉट, आपका फॉर्मूला क्या होता है, एच साई इज इक्वल टू ई साई, बट अब आप यहाँ पर को नॉट लगा रहे हैं क्योंकि आप अनपर्टर्ब सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने लिखा एच नॉट साई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट साई नॉट। अब आपको एच नॉट की वैल्यू ऊपर से हमने निकाल रखी है, तो बस आप एच नॉट की प्लेस पे वो पूरी वैल्यू को पुट कर दीजिए। कोई इश्यू है, कोई इश्यू नहीं होगा, इतना तो समझ में आ रहा। अब आपने क्या करना है, बाहर से आपने लगा दिया साइन नॉट इज इक्वल टू ई नॉट साइन नॉट, ओके। अब देखो एक और चीज मेरे को अब बताने दीजिए, यहाँ पर को देखो हम क्या बात कर रहे हैं, हम एक हीलियम एटम की बात कर रहे हैं। हीलियम एटम क्या है, उसमें आपके दो इलेक्ट्रॉन है। अब अगर मुझे हीलियम एटम में दो इलेक्ट्रॉन है तो मैं ऐसे दो टाइप के सिस्टम की बात कर सकती हूँ। मतलब देखो ये जो आपका यहाँ पे जो साइन नॉट है, आपका जो ई नॉट है ना, ये दो टाइप के इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। ये जो आपकी ई नॉट की वैल्यू है वो दो इलेक्ट्रॉन की है, क्योंकि हम हीलियम एटम की बात करें जिसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम फर्दर तोड़ सकते हैं। मतलब जैसे मेरा ये जो ई नॉट है ना, ये हीलियम एटम का है। हीलियम एटम मतलब जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है, तो मैं दो सेपरेट सेपरेट इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग बात कर सकती हूँ कि ई नॉट मेरी किसके इक्वल हो सकता है, ई वन नॉट और ई टू नॉट।
अगर कोई 3 इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम के लिए बोलती तो मैं बोलती E3 नॉट, अगर 4 इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम के लिए बोलती तो E4 नॉट, ऐसा कर सकती थी सॉल्व करने के लिए इक्वेशन। तो वही चीज बोलना है कि हीलियम हमारा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। अब मैं क्या बोलूंगी, देखिए मैंने बोला कि यहाँ पर ये तो चलो ठीक है, अब यहाँ पर 2 वैल्यूज हैं आपकी साई नॉट और ई नॉट, तो ये दोनों तो साई साई है, ठीक है। तो साई नॉट और ई नॉट आपकी वैल्यूज हैं, तो आपने बोला ये जो आपका साई नॉट है ये किसके इक्वल है, साई 1 नॉट और साई 2 नॉट, ओके। और जो आपका ई नॉट है ये किसके इक्वल है, E1 नॉट और E2 नॉट। इतनी चीज क्लियर है, तो आपने ये 2 बात यहाँ पर को बोली है, ठीक है। अब ये 2 पार्ट की वजह से, ये 2 बातों की वजह से हमें 2 टाइप की इक्वेशन मिलेगी, 2 वैल्यू मिलेंगी। 2 इक्वेशन कैसे मिलेंगी, आपने क्या किया, आपने ऐसा किया ये जो ये आपका जो साइन नॉट है ना, साइन नॉट की प्लेट पर आपने क्या रख दिया, देखो मैंने सारी वैल्यूज यहाँ पर को, मतलब सारी वैल्यूज हमने एक एक करके पुट नहीं किया। अब ये बताओ ये क्या बात थी, हमने साई नॉट की वैल्यू है, साई नॉट इज इक्वल टू साई नॉट 1 साई 1 नॉट और साई 2 नॉट, ओके। और ई नॉट इज इक्वल टू E1 नॉट और E2 नॉट। अब मैं इनको यहाँ पुट करती एक एक करके, फिर सेपरेट करती, इससे बेटर है कि इतनी पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम थोड़े से शॉर्टकट भी लेंगे। तो हमने क्या बोला कि आपके पास क्या था, साई नॉट इज इक्वल टू साई 1 नॉट था प्लस साई 2 नॉट था, और ई नॉट इज इक्वल टू क्या था, E1 नॉट और E2 नॉट। तो हमने इन दोनों वैल्यूज को जब यहाँ पुट किया और ये दोनों इक्वेशन को क्या है सेपरेट पार्ट में लिखा, यानी कि पहले हमने साई 1 नॉट और E1 नॉट के रिस्पेक्ट में लिखा, दूसरी इक्वेशन हमने साई 2 नॉट और E2 नॉट के रिस्पेक्ट में लिखा, यानी कि 1 के लिए अलग लिख दिया, 2 के लिए अलग लिख दिया। तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी आ गई, देखिए वो भी कैसे लिखा हमने, एक साइड को, या फिर आप लेफ्ट हैंड साइड बोलो या फिर राइट हैंड साइड बोलो। सपोज मैं बोलूं जैसे मैंने राइट हैंड साइड को क्या कर दिया, खाली कर दिया, यानी कि इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, सारी वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिया, तो राइट हैंड साइड मेरी 0 आ गई। तो मैंने क्या किया, देखो आप ये वाली इक्वेशन देखो, यहाँ आपको जो साई मिलेगा और ई मिलना चाहिए ना, वो आपको किस फॉर्म में मिलेगा, साई 1 नॉट के फॉर्म में और E1 नॉट के फॉर्म में। और यहाँ पे जो आपको इस इक्वेशन में जो आपको साई और ई मिलना चाहिए था, वो आपको क्या मिलेगा, साई 2 नॉट के फॉर्म में और E2 नॉट। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि साई नॉट इज इक्वल टू साई 1 प्लस साई 1 नॉट और साई, देखो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, होप कंफ्यूज ना हो रहा हो। तो देखो मैं आपको क्या बोल रही हूँ, जैसे अभी हमको बोला, हमने क्या बोला कि जो आपका जो, एक मिनट, हमने क्या बोला, जो साई नॉट है वो किसके इक्वल है, साई 1 नॉट और साई 2 नॉट के इक्वल है। तो मैंने क्या किया, साई नॉट की प्लेस में 1 2 और लिख दिया, और ई नॉट किसके इक्वल है, जो हमारी एनर्जी है वो किसके इक्वल है, E1 नॉट और प्लस E2 नॉट के इक्वल है। तो एनर्जी की प्लेस पे भी मैंने E1 नॉट और E2 नॉट लिख दिया। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को सेपरेट कर दिया, यानी कि 1 1 वाले एक साथ लिख दिए, 2 2 वाले एक साइड लिख दिए, जिसकी वजह से हमने दो अलग अलग इक्वेशन हमें देखने को मिली। जो पहली इक्वेशन मिली आप जस्ट देख सकते हैं, उसी इक्वेशन को हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। तो इस इक्वेशन में हमारे पास क्या है, सिर्फ हमारे पास 1 वाली वैल्यू है। तो आप देखो यहाँ पर जो आपका ये है ना डेल्टा, देखो डेल्टा 1 स्क्वायर डेल्टा 2 स्क्वायर भी, तो हमने ये 1 वाले एक साथ ले लिए, यानी कि माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2m नॉट। हमने क्या है, डेल्टा 1 स्क्वायर लिया, डेल्टा 2 स्क्वायर को हमने नहीं लिया, हमने सिर्फ डेल्टा 1 स्क्वायर लिया। यहां से हमने ये पूरी वैल्यू ली, 1 वाली पूरी वैल्यू ली, और यहाँ पर हाँ हमने सिर्फ 1 वाली वैल्यू लिया, 2 वाली वैल्यू यहाँ पर को नहीं लिया, ठीक है। उसके बाद साई नॉट की वैल्यू किसके इक्वल है, साई 1 नॉट और साई 2 नॉट। तो हमने सिर्फ साई 1 की बात कर रखी है, और ये किसके इक्वल है, E1 नॉट और E2 नॉट। तो हमने यहाँ पर को क्या सिर्फ E1 की बात किया, और यहाँ पर को भी सिर्फ साई 1 की बात की है। फिर ये दोनों वैल्यूज को यहाँ ले गए, राइट हैंड साइड हमने इक्वल टू 0 किया है। तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी आ गई। तो यहाँ पर देखो आपको सिर्फ 1 वाली वैल्यूज मिलेंगी, डेल्टा 1 स्क्वायर, साई 1 नॉट, और यहाँ पर क्या हो गया, E1 नॉट, R1 और साई 1 नॉट, ओके। और इसी के कॉन्ट्रास्ट में जो 2 के रिस्पेक्ट में वैल्यूज बनी, वो हमारी क्या मिली, डेल्टा 2 स्क्वायर, साई 2 नॉट, और यहाँ पर क्या हो गया, E2 नॉट, और आपका R स्क्वायर और साई 2 नॉट। तो हमारी क्या है, सारी 1 वाली वैल्यूज अलग, सारी 2 वाली वैल्यूज अलग। इतनी चीज क्लियर आई। तो हमने दो सिस्टम में इसे तोड़ दिया है, इतनी चीज क्लियर आई। अब ये क्या बोल रहा है, अब ये दो इक्वेशन कुछ आपको ऐसी दिख रही है, जैसे मैंने बोला ये आपकी 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मतलब ये आपका हीलियम एटम क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये जो हमारी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की जो वैल्यू आपकी, मतलब ये जो आपको वेव फंक्शन की पूरी वैल्यू निकली है, ये आपकी हीलियम एटम के लिए है। हीलियम एटम आपका 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो हमने इसे 1 1 में क्लासिफाई किया। जैसे हमारा साई नॉट जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो मैंने क्या बोला, आपने साई 1 नॉट साई 2 नॉट किया। अगर 3 होता तो हम इसे साई 3 नॉट कर देते। अब हमने क्या है, इसे जब अलग अलग क्लासिफाई कर दिया, यानी कि 1 को अलग कर दिया, 2 को अलग कर दिया, 3 को अलग कर दिया, तो ये हमारा क्या एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो हमारी इक्वेशन है और ये जो हमारी इक्वेशन है, ये हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वेव फंक्शन की इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि जब हमने इन दोनों को कंबाइन किया था, तो यहाँ पर को ये आपका एक
इलेक्ट्रॉन सिस्टम की वैल्यू है, ये एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम की वैल्यू है। तो जब ये दोनों कंबाइंड हो रहे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे थे। तो 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब हीलियम एटम, बट हमने क्या कर दिया, इनको तोड़ दिया, एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम को अलग कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम को अलग कर दिया। तो जब ये एक एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं, इट मींस हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। समझ में आया? हाइड्रोजन एटम मींस 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम एटम मींस 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमने जब पहले कंबाइंड थे तो वो हीलियम एटम की तरह एक्ट कर रहे थे। अगर हमने इन दोनों इक्वेशन को अलग अलग कर दिया तो अब ये हाइड्रोजन एटम की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो हमने बोला कि ये दो जो इक्वेशन है, हमने इसे 11 और इसे 12 बोल दिया। तो हमने बोला इक्वेशन 11 एंड 12 क्या है, ये हमारी हाइड्रोजन लाइक वेव फंक्शन है। ये हाइड्रोजन की वेव फंक्शन है, ये भी आपकी हाइड्रोजन की वेव फंक्शन है, क्योंकि दोनों एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। और ये इक्वेशन किसके लिए होती है, सिंगल इलेक्ट्रॉन मींस हाइड्रोजन की इक्वेशन है। इतनी चीज क्लियर है? तो आपने जस्ट इसको ऐसे बताना है, ठीक है। अब आप क्या बोलेंगे, हमारा मेन मोटिव क्या है, हमने एनर्जी निकालनी है, ठीक है। हमने एनर्जी तो निकालनी है, परटर्ब्ड एनर्जी निकालेंगे तभी तो हम हमारी अनपर्टर्ब्ड एनर्जी निकालेंगे। तो ये बोल रहा है कि देखो, अब हमको ये भी पता है, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों जो वेव फंक्शन की इक्वेशन है, वेव फंक्शन की जो इक्वेशन है, वो दोनों आपकी हाइड्रोजन एटम के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन के लिए एनर्जी की वैल्यू भी तो इक्वल होगी। मतलब यहाँ पे जो आपकी ई नॉट, ये जो आपका E1 नॉट है, ये किसके इक्वल होगा, E2 नॉट के इक्वल होगा। दोनों की एनर्जी बिल्कुल सेम होगी। तो ये बोल रहा है E1 नॉट इज इक्वल टू E2 नॉट होगा, साफ साफ बात है। और इसके लिए जो एनर्जी की वैल्यू है, इसे आपको याद करनी होगी, ये किसके इक्वल होती है, माइनस जेड स्क्वायर एम नॉट ई की पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर डॉट एन स्क्वायर। ओके, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात यहाँ पर को कर रहा है, ठीक है। तो आपने ये रख दिया, तो आपने बस वहां पर को क्या है, एनर्जी की वैल्यू, अब आपकी जो एनर्जी की वैल्यू आपने लिखी है, यहाँ पर आपने ये वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम यहाँ पर को क्या है, ये जो वैल्यू है इतनी, कौन सी, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाला पोर्शन, ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, ओमेगा एच के इक्वल होती है, ठीक है। ओमेगा ऑफ हाइड्रोजन, तो ओमेगा एच के इक्वल होती है। तो हमने क्या बोला, क्योंकि ये आपके हाइड्रोजन की है, ये आपके एक हाइड्रोजन की, कंबाइन करेंगे तो ये हीलियम बन जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि ये जो पूरा सिस्टम है, ये किसके इक्वल है, ओमेगा एच के इक्वल है। तो हमने इसकी प्लेस पे क्या रख दिया, ओमेगा एच, यानी कि हमारी इक्वेशन क्या बन गई कि ये हमारी जो वैल्यू है, ये किसके इक्वल है, जेड स्क्वायर, और साथ में क्या हो जाएगा, ओमेगा एन। तो हमारी एनर्जी की वैल्यू ये है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, और सॉरी एन की वैल्यू नहीं है, ये आपको ऐसे करना पड़ेगा, ये देखिए ऐसा, ये देखो ये वैल्यू, ठीक है। ये है आपकी ओमेगा एन, ये आपका एन स्क्वायर इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है, एच स्क्वायर होता है, एन स्क्वायर नहीं होता है। तो हमारी एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ये हो गया जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ओमेगा एन, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। तो ये वैल्यू होगी हमारी एनर्जी की। तो हम क्या बोल सकते हैं कि E1 नॉट और इज इक्वल टू E2 नॉट, यानी कि पहली वेव फंक्शन की जो आपने एनर्जी की वैल्यू निकाली है, वो दूसरे वेव फंक्शन की एनर्जी की वैल्यू के इक्वल होगी, जो कि किसके इक्वल होगी, माइनस जेड स्क्वायर ओमेगा नॉट ओमेगा एन अपॉन एन का स्क्वायर। ओके, अब आपने क्या करना है, ये एनर्जी की वैल्यू को आपने दोनों इक्वेशन में पुट कर देना है, इस इक्वेशन में भी, इस इक्वेशन में भी। और जैसे आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो कुछ इस टाइप की मिलेगी। आपने ओमेगा निकालना है, सर यहाँ पर आपने वेव फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकालना है, ये वेव फंक्शन की वैल्यू आप यहाँ पर को निकालेंगे, ठीक है। तो आप जैसे इसे टोटल सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये मिलेगा कि जो आपकी साई 1 नॉट की जो वैल्यू है, वो किसके इक्वल है, ये है आपकी रूट जेड क्यूब अपॉन पाई ए क्यूब, और पावर में क्या हो जाएगा, ई माइनस जेड आर अपॉन ए नॉट। और साई 2 नॉट की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, रूट जेड क्यूब अपॉन पाई ए क्यूब, और पावर में हो जाएगा ई माइनस जेड आर स्क्वायर जेड आर 2, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, यानी कि पहले रेडियस की बात करिए, दूसरे रेडियस अपॉन में ए नॉट। इतनी चीज क्लियर है? तो आपने ये दो इक्वेशन निकाल दी, किसकी, वेव फंक्शन की इक्वेशन निकाल दी, वहां पर वैल्यू को पुट करके, एनर्जी की वैल्यू को पुट करके, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अब आप अगर टोटल अनपर्टर्ब्ड एनर्जी निकालेंगे तो टोटल अनपर्टर्ब्ड एनर्जी किसके इक्वल होगी, आपने क्या करना होगा, जो टोटल अनपर्टर्ब्ड एनर्जी होगी, यानी कि ये पूरे सिस्टम के लिए, आपके अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के लिए टोटल अनपर्टर्ब्ड एनर्जी किसकी इक्वल होगी, ये दोनों के तो इक्वल होगी। आपने इसकी एनर्जी निकाली, इसकी एनर्जी निकाली, इन दोनों को जब ऐड करेंगे, टोटल करेंगे, तो आपको अनपर्टर्ब्ड एनर्जी निकल जाएगी। तो इन्होंने बोला कि ई नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, E1 नॉट प्लस E2 नॉट। तो जब आप इन दोनों को टोटल कर देंगे तो आपको ई नॉट की, यानी कि टोटल अनपर्टर्ब्ड एनर्जी किसके इक्वल मिलेगी, माइनस 2Z स्क्वायर ओमेगा एच। इतनी चीज क्लियर है? तो ये बस आपने यहाँ पर को निकाल देना है, ये है आपकी पर्टर्ब्ड एनर्जी। अब आप सोच रहे होंगे, अगर आपने पर्टर्ब्ड एनर्जी ऐसे निकालनी थी, टोटल अनपर्टर्ब्ड एनर्जी, इनको ऐड करके देखो, E1 और E2 को ऐड करके निकालनी थी, तो आपने ये सब क्यों किया यहाँ पर को, मतलब ये वैल्यू को ऊपर पुट करो और यहाँ पर साई 1 नॉट साई 2 नॉट की वैल्यू निकालो। तो ये आपने इसलिए किया क्योंकि ये वैल्यू आपको आगे चाहिए, ठीक है।
अभी जैसे आपने इसको निकाल के रखा है तो ये वैल्यू आपको आगे यूज करनी है, तो आगे हम इसे नहीं निकालेंगे क्योंकि ये यहीं पर हमारी सॉल्व होगी, तो आगे इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी इसका यूज नहीं है बट आगे इसका यूज है। इतनी चीज क्लियर है, तो आपने बस यहाँ पर को इतना काम करना है। ठीक है, एक बार रिवीजन लेते हुए चलें, समझ में आया आपने क्या किया। तो देखो आपने क्या किया, फोर्थ स्टेप चल रहा था। फोर्थ स्टेप में आपने क्या, अनपर्टर्ब्ड सिस्टम, ऐसे सिस्टम जहां कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, उसके लिए वेव फंक्शन निकालना है। ठीक है, तो वेव फंक्शन निकालना है, कैसे निकालेंगे, हमारे पास इक्वेशन होती है। हमने अनपर्टर्ब्ड को कैसे रिप्रेजेंट किया, नॉट से रिप्रेजेंट किया। तो हमने बोला एच नॉट साइन नॉट इज इक्वल टू ई नॉट साइन नॉट, और हमको एच की वैल्यू पता है, हमने जस्ट एच की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, अब हमने बोला कि ये जो साइन नॉट है और ये जो ई नॉट है, ये हमारे एक ऐसे सिस्टम के लिए जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि एच नॉट इज इक्वल टू हमारा किसका होगा, एच नॉट नहीं लिखिए, हम ऐसा बोलेंगे कि जो हमारा साइन नॉट है ये किसके इक्वल हो जाएगा, साई वन नॉट प्लस साई टू नॉट, क्योंकि ये हमारा दो सिस्टम के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये। और अगेन हमने ऐसा एनर्जी के लिए भी बोला कि ई नॉट इज इक्वल टू ई वन नॉट प्लस ई टू नॉट। ओके, अब हमने क्या किया, ये वैल्यूज को यहाँ पे पुट किया, साई की प्लेस पर साई की वैल्यू, ई की प्लेस पे ई की वैल्यू। ओके, तो जैसे ही हमने पुट किया और हमने क्या किया, उसके बाद जो आपकी 1 1 वाली वैल्यूज थी उन्हें एक साइड लिख दिया, 2 2 वाली वैल्यूज थी उन्हें एक साइड लिख दिया, और उन दो को एक सेपरेट इक्वेशन में रख दिया। ठीक है, और क्या किया, राइट हैंड साइड हमने पूरा जीरो में वैल्यू लिए। तो देखो हमें दो एक ऐसी इक्वेशन मिली जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन क्या है, सिर्फ 1 के रिस्पेक्ट में, यानी कि एक 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है, ये भी आपके 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, हम इसे 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा सिस्टम कंबाइंड था, लेकिन यहाँ भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी एक ही इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो आप बोल सकते हैं ये जो आपकी वेव फंक्शन की वैल्यू है वो एक हाइड्रोजन के लिए है, क्योंकि हाइड्रोजन मींस एक इलेक्ट्रॉन। ये भी जो आपकी वेव फंक्शन की वैल्यू वो भी आपकी हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन मींस एक इलेक्ट्रॉन। ओके, अब आप क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपने इतना निकाल दिया, अब आप बोलेंगे आपका सिस्टम अनपर्टर्ब्ड है, तो आपके अनपर्टर्ब्ड के लिए पहले ऐसा मत बोलिए, पहले आपको एनर्जी निकालनी है, तो आप एनर्जी पे बात कीजिए कि जो टोटल एनर्जी आपके सिस्टम की वो किसके इक्वल होगी, इसके और इसके, मतलब आप जब ये दो ये वैल्यू इसके इक्वल होगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें तो ये और ये इक्वल है। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये दोनों किसके इक्वल है, इनकी एनर्जी की वैल्यू किसके इक्वल है, ये वाली, ये आपको याद करनी पड़ेगी। मैंने बोला क्या है, माइनस जेड स्क्वायर एन नॉट ई की पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर एन नॉट एन स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर को ओमेगा एच भी हम लिख सकते हैं किसकी प्लेस में, एम नॉट ई की पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर। इस बदले इसके प्लेस पे क्या है, आप इसे रिड्यूस करके ओमेगा एच बोल सकते हैं। तो हमने क्या बोल दिया सीधे यहाँ पर को, माइनस जेड स्क्वायर अपॉन ओमेगा एच। ओके, अब आप बोलेंगे यहाँ से जब हमने नीचे बात की ना, ये नीचे बात की, तो यहाँ से n क्यों गायब हो गया। मैंने क्या बोला, n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर एक सिस्टम के लिए, दो अलग अलग सिस्टम के लिए बात करें, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1, यहाँ पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1। तो अगर आप यहाँ पर को 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। तो हम इसको पूरा स्किप कर सकते हैं, ये तो हमने जस्ट दिखाया है कि एनर्जी की वैल्यू ये होती है। और हमें पता है हमारा सिस्टम हाइड्रोजन एटम वाला है, तो हाइड्रोजन एटम वाला है मीन्स एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो हम इसे हटा के बस इतना बोल सकते हैं। ये तो फॉर्मूला मैंने दिखाया, नीचे आपका एन स्क्वायर आएगा, और वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन। ओके, बट हमको पता हमारा एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन तो होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर एक हो गया, फिर अगेन वो जीरो के इक्वल, मतलब जीरो नहीं 1 के इक्वल हो गया, तो हम उसे स्किप कर सकते हैं। तो हमारी एनर्जी की वैल्यू कुछ ऐसी आई। ठीक है, तो इसकी एनर्जी की वैल्यू ये आई, इसकी एनर्जी की वैल्यू ये आई, और हमारा, अब देखो ये आपने एक इलेक्ट्रॉन, समझ में आया, एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एनर्जी की वैल्यू ये, और दूसरे इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एनर्जी की वैल्यू ये। ओके, अब आपने क्या करना है, आपने ये कर दिया, बट मैंने क्या बोला, आपने वेव फंक्शन की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये आपको आगे हेल्पफुल करने वाले, इसका आपने आगे यूज करना है। तो बस आपने ये इक्वेशन निकाल के रख देनी है। अब आप बोलेंगे कि आपको एनर्जी निकालनी है, तो आपकी टोटल अनपर्टर्ब्ड एनर्जी कितनी होगी, टोटल की बात करें, टोटल मतलब पूरे सिस्टम मतलब हीलियम एटम की बात करें, हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे। हम तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हाइड्रोजन बना रहे थे, उसे छोटा तो कर रहे थे, मतलब तोड़ रहे थे ताकि हम सिंपल हो जाए तो सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो अब तो हमने टोटल पूरे सिस्टम यानी कि हीलियम एटम के लिए हमने पर्टर्ब्ड एनर्जी निकालनी है। तो हीलियम एटम के लिए पर्टर्ब्ड एनर्जी क्या होगी, जब आप ये दोनों एनर्जी को, इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी को टोटल कर देंगे, ऐड कर देंगे, तभी तो हमारी अनपर्टर्ब्ड एनर्जी आएगी। और इसकी एनर्जी इज इक्वल टू दिस, और इसकी एनर्जी इज इक्वल टू दिस, दोनों की एनर्जी सेम है, तो आप ये माइनस जेड स्क्वायर ओमेगा एन को, ओमेगा एच को आप जब दो से मतलब दो बार ले लेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, माइनस 2z स्क्वायर ओमेगा एच, यही तो बनाएगा। तो आपको जो टोटल अनपर्टर्ब्ड एनर्जी की वैल्यू, यानी कि जिसे आप ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, वो ये आ गई। इतनी चीज समझ में आई, कैसे आई, बहुत ईजी था, बिल्कुल भी टफ नहीं था। इतनी चीज समझे तो आपने बहुत आसानी से ही वैल्यू को निकाल देना है। अब आपको समझ में आया आपने क्या किया रिवीजन के बाद, तो ये हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, देखो आपने अब अनपर्टर्ब्ड एनर्जी निकाल दी, तो हम क्या करते हैं, अनपर्टर्ब्ड से
परटर्ब्ड एनर्जी निकालते हैं जो हमें निकालनी है। तो अब परटर्ब्ड कैसे निकालेंगे, तो हम चले गए स्टेप 5th में, ठीक है। अब 5th में कैसे निकालेंगे, देखो अब यहाँ पे भी आपने कुछ नहीं करना है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बताऊं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, आपको एक एक स्टेप करा हुआ दिखेगा हर जगह, मतलब हम बुक्स वगैरह देखते हैं तो वहां सारे स्टेप्स करे हुए दिखते हैं, ठीक है। तो आपको सारे स्टेप्स को बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो जो एग्जामिनर आपके जो पेपर चेक करेगा वो भी, उसको भी माइंड पे ये सारे स्टेप्स याद नहीं होते, ठीक है। वो जस्ट ऐसे फॉलो करेगा कि हाँ आप सही जा रहे हैं नहीं जा रहे, तो आप बीच के स्टेप्स को क्या हटा भी दे रहे हैं, जिस डायरेक्टली दिखा रहे हैं कि हाँ हम इससे ऐसे रिड्यूस कर दे, तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि टीचर को भी ये चीज पूरी तरह से माइंड पर नहीं रहती है, ठीक है। तो आप जस्ट करते रहिए पूरे स्टेप्स को, मतलब पूरे स्टेप को नहीं कर रहे, डायरेक्टली रिड्यूस करके भी दिखा रहे हैं, तो कोई इश्यू नहीं रहता इसमें, ठीक है। बट आप स्टेप सही ले लीजिएगा, कोई भी मतलब कोई भी चीज कहीं भी उठा के मत लीजिएगा, जैसे कि कंफ्यूजन ही लगे, ठीक है। तो आसानी से हो जाएगा, आप जस्ट ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब फोर्थ इक्वेशन में क्या करना है, फोर्थ इक्वेशन में भी आपने वही करना है। आपकी इक्वेशन ऐसी होती है ना, एच डैश साइन और साइड एस इज इक्वल टू, ये एच डैश साइड एस ई डैश, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे परटर्ब्ड सिस्टम को, यानी कि डिस्टर्ब सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे हमने आगे भी बोला, परटर्ब सिस्टम को हम डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ भी आपने दो ही वैल्यू निकालनी है, किसकी, एच की और ई डैश की, मतलब एच डैश की और ई डैश की, यानी कि परटर्ब्ड सिस्टम के लिए आपके हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू क्या होगी, परटर्ब सिस्टम के लिए आपकी एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। तो ये आपको निकाली हुई है, आपने ऊपर भी देखा था एच की वैल्यू कहां से आई, एक में देखिए यहाँ पर आपने एच की वैल्यू निकाली थी ना, परटर्ब के लिए भी अनपर्टर्ब, देखो एस नॉट आपने अनपर्टर्ब के लिए निकाली, एस जेस आपके लिए परटर्ब के लिए निकली, तो परटर्ब के लिए आपने एस जेस की वैल्यू को निकाल के रखा है, जो कि कुछ ऐसी है। तो देखो आपने वही लिखा कि आपने एस जेस की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। अब ई डेस की वैल्यू कहां से आई, तो देखो ई डेस में थोड़ा सा कैलकुलेशन था, इंट्रीगेशन वगैरह था, तो मैंने आपको डायरेक्टली लिख दिया कि ई डेस इज इक्वल टू दिस, तो कोई इश्यू नहीं है, आप जस्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर को आपका क्या होता है, ओमेगा टाउ भी ऐड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी डी टाउ भी आपका ऐड होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर डी टाउ भी ऐड करना है एनर्जी की वैल्यू में, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर दो सिस्टम, मतलब दो इक्वेशन आ गई फॉर ए परटर्ब सिस्टम, एच डैश की भी ई डैश की भी, ठीक है। अब आप सेम चीज यहाँ करेंगे, यहाँ आपके पास वेव फंक्शन भी तो होगा। इक्वेशन आपकी कैसी होती है, जो मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखी नहीं, इक्वेशन आपकी कैसी होती है, इक्वेशन आपकी यही तो होती है ना, एच नॉट साई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट साई नॉट। अब देखो एच की वैल्यू है, ई की वैल्यू है, साई की वैल्यू किसके इक्वल होगी, साई नॉट किसके इक्वल होगा, वही होगा कि साई नॉट इज इक्वल टू साई नॉट 1 और इज इक्वल टू साई नॉट 2, इसी के तो इक्वल होगा, साई नॉट इज इक्वल टू दिस दिस दिस, ओके। और ये भी साई नॉट 1 साई नॉट 2 कहां से आया, ये आपका परटर्ब सिस्टम हो या फिर अनपर्टर्ब सिस्टम हो, वैल्यू आपकी यही रहेगी। हमने ऊपर निकाला है साई वन नॉट की वैल्यू और साई टू नॉट की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पर निकाल रखा है। तो यही चीज आपने नीचे लेके चलनी है, कि जैसे आपको यहाँ पे पता है कि साई नॉट इज इक्वल टू साई वन नॉट और साई टू नॉट, और आपने साई वन की वैल्यू ऊपर निकाल रखी है, साई वन नॉट की वैल्यू भी ऊपर निकाल रखी है, साई टू नॉट की वैल्यू भी आपने ऊपर निकाल रखी है। तो बस जब आप इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर ऐड करेंगे, इसको और इसको, ये दोनों वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करेंगे, तो आपको ये वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। अब आप बोलेंगे यहाँ तो ये रो वाला साइन आ रहा है, ये कैसे आ रहा, देखो हुआ क्या है, आप यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से सुनेगा, ठीक है। आपको पहले इतना समझ में है, पहले आप बताइए, यहाँ पर इतना समझ में है, हमने क्या ये इक्वेशन ली, यहाँ पर हमारे पास एच नॉट की वैल्यू है, ई नॉट की वैल्यू, ई नॉट नहीं बोलना चाहिए, ये हमारा नॉट वाला सिस्टम नहीं, ये हमारा परटर्ब सिस्टम है, तो हम यहाँ डैश पे बात करते हैं, ठीक है। हमारे पास एच डैश की वैल्यू है, ई डैश की वैल्यू है, लेकिन साई डैश की वैल्यू नहीं है, मतलब है बट हमने यहाँ पर लिखी नहीं है, तो हम इसे क्या बोल रहे हैं कि साई डैश जो है वो किसके इक्वल है, साई वन, सॉरी ये साई नॉट ही रहेगा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है, साई नॉट 1 और साई टू नॉट के इक्वल है, ठीक है। तो अब हमने क्या बोला कि साई वन नॉट और साई टू नॉट तो हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं, तो हमको क्या करना है, बस वो दोनों वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली है, इसको आपने जस्ट यहाँ पे पुट कर देना है। अब पुट करेंगे तो आप देखो यहाँ पर मैंने पूरी कैलकुलेटेड वैल्यू लिखी है, तो ये वैल्यू कैसे लिखी है, हुआ ये है कि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ना, ये वैल्यू आपकी, ये वाली पूरी वैल्यू, ये वाली पूरी वैल्यू आपको मैं ऐसे दिखाऊं, यहाँ पर देखो, ये जो आपकी रो वन है, रो वन जो है ये किसके इक्वल होती है, 2z r1 अपॉन ए नॉट, यानी कि ये पूरी वैल्यू को आपने क्या है, रो कह दिया, रो वन कह दिया, किस पूरी वैल्यू को, यहाँ पे देखिए, ये जो आपकी वैल्यू है ना zr1 अपॉन ए नॉट, ये वैल्यू को आप किसके इक्वल बोल रहे हैं, रो वन के, ठीक है, रो वन के इक्वल है ये वैल्यू, एक मिनट रुकिएगा, आर बना दिया मैंने, ये किसके इक्वल है, आपके रो वन के इक्वल है, ठीक है। क्योंकि ये वन वाली है बात करें तो इसे हमने रो वन बोला, और इस वैल्यू को हमने क्या बोल दिया, रो टू बोल दिया। और ये वैल्यू तो देखो, ये दोनों वैल्यू तो मतलब ये वाला पोर्शन मैंने बहुत खिचर पिचर कर दिया, होप आपको समझ में आ रहा होगा, आपने जैसे नोट तो किया ही होगा ना। देखिए ये वाली जो वैल्यू है ना, इतनी वैल्यू, ये ई तक की जो वैल्यू है, ये वाली, ये वैल्यू
और ये वाली जो वैल्यू है ये देखो, ये दोनों तो पूरी कॉमन है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है, क्योंकि यहाँ R1 है, यहाँ आपकी R2 है, तो आपने इस वैल्यू को रो1 बोला, इस वैल्यू को रो2 बोला, इस वैल्यू को कॉमन लिया, तो आपने जो है आपके ये साई1 की साई नॉट की वैल्यू को किसके इक्वल रख दिया, z क्यूब अपॉन पाई a क्यूब, और बाहर आपका e आ गया, और यहाँ पर आपके हो गया माइनस रो1 अपॉन 2, और ये हो गया आपका e माइनस रो2 अपॉन 2। ओके, और यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि आपका रो1 क्या है, ऊपर वाली वैल्यू है, रो2 आपका क्या है, ऊपर वाली वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ से अगर आपको R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है वो भी आप निकाल सकते हैं। इस R1 को यहाँ ले लिया, इस R2 को यहाँ ले लिया, तो ये यहाँ ऊपर ये ऊपर आ जाएगा ना, ये ऊपर आ जाएगा, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, ये ऊपर आ जाएगा, तो वही चीज है, समझ में आया। तो यहाँ से निकालने की जरूरत नहीं, बस लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने बस इतनी कैलकुलेशन करनी है, यहाँ तक की इतनी कैलकुलेशन कर लेंगे। इसके बाद अब आगे चलेंगे। अब आप आगे क्या बोलेंगे कि देखो, अब आपका जो रो नोट की वैल्यू है वो ओवरऑल कुछ ऐसी आ सकती है, कैसे आ सकती है, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पर माइनस रो1 अपॉन 2 है, माइनस रो2 अपॉन 2 है, तो इससे हम सॉल्व करेंगे, तो इससे हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं, हम इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस रो1 अपॉन रो2 अपॉन में 2, क्योंकि इनके कॉमन क्या है, नीचे बेस क्या है, इन दोनों का कॉमन है, 2 कॉमन है, तो हमने एलसीएम वगैरह लेके हमने यहाँ पर को बेस 2 कर दिया, और हमारी इक्वेशन को यानी कि रो नॉट की इक्वेशन को हमने कुछ ऐसे सॉल्व आउट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ 3 इक्वेशन यहाँ पर को मिल गई, ये और ये। तो समझ में आया, कंफ्यूजन तो नहीं हुआ, थोड़ा मैंने कंफ्यूज कर दिया थी, बट समझ में आया होगा। ओके, इतना हुआ। अब हम आगे क्या करेंगे, अब जस्ट आगे सुनो। देखो, अब एक चीज बताइए ना, जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि आपकी एनर्जी की वैल्यू बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पर को आपको क्या है, रो की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पर आपने रो की वैल्यू पुट करनी है जो आपने नीचे निकाली। अब यहाँ पर आपके पास डी टाउ की वैल्यू भी है, ठीक है। अब ये डी टाउ की वैल्यू को भी आपने सॉल्व करना है, तो आपको एनर्जी की वैल्यू, पर टॉप एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि आपकी एनर्जी की वैल्यू तो आ गई, बट आपने इसे सॉल्व भी तो करनी है। यहाँ पर आपका साइन नॉट आया है, यहाँ डी टाउ आया है, तो साइन नॉट तो आपने सॉल्व कर दिया, हम डी टाउ को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब डी टाउ की वैल्यू क्या होती है, ये भी आपकी पूरी कैलकुलेटेड है, बट मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बताना चाहती हूँ, वो ये, यहाँ पर लिखा है वॉल्यूम एलिमेंट फॉर अ 2 इलेक्ट्रॉन इन एन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट इज दिस। मतलब आपको क्या पूछा जाता है ना, आपको मैंने एक पेपर देखा हुआ था, उस पेपर में ये क्वेश्चन आया था, एमसीक्यू क्वेश्चन, कि पोलर कोऑर्डिनेट्स कौन कौन होते हैं, कि मतलब अलग अलग दिए थे, एक्स वाई जेड अलग अलग दिए थे, आपको बताना था पोलर कोऑर्डिनेट कहाँ कौन कौन से होते हैं, तो वो यहीं से बोल रखा है, ये वो क्वेश्चन जो है वो आपका यहीं से आया है, ठीक है। तो अगर आपका वो पेपर था जिसमें ये एमसीक्यू क्वेश्चन आया था, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, बीच से एमसीक्यू क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैंने एक पेपर चेक किया था, वहां लिखा हुआ था ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखा है, वॉल्यूम एलिमेंट, अगर आपके पास कोई दो इलेक्ट्रॉन टाइप का, दो इलेक्ट्रॉन सिस्टम, कोई स्पेरिकल सिस्टम है 2 इलेक्ट्रॉन वाला, तो उस सिस्टम में अगर आपने पोलर कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो वो किसके इक्वल होते हैं, आर, थीटा और फाई के इक्वल होता है। तो ये तीनों को क्या कंसीडर किया जाता है, पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये होते हैं आपके पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो तब मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो अब आपने क्या बोलना है, ये आपके 3 पोलर कोऑर्डिनेट है, और इन 3 पोलर कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में आपने डी टाउ की वैल्यू निकालनी है। और कैसे निकालेंगे, तो देखो आसान है, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। आपने क्या करना है, इक्वेशन आपको लंबी दिख रही है, बट आपने कुछ नहीं करना। देखो, आपने क्या, ये जो डी टाउ की वैल्यू निकालनी है वो R1 और R2 के रिस्पेक्ट में निकालनी है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले आप क्या बोलेंगे, पहले आप बोलेंगे R1 का स्क्वायर, उसके बाद आगे D लगा देंगे, फिर आप बोलेंगे DR1, ओके। उसके बाद क्या लगा देंगे, साइन लगा देंगे, साइन थीटा 1, उसके बाद लगा देंगे अगेन D यानी कि D थीटा 1, उसके बाद आप लिखा देंगे D phi 1, ओके। तो आपने बस 1 1 1 करना है, किसमें, R1 स्क्वायर, उसके बाद DR1, उसके बाद साइन थीटा 1, उसके बाद D थीटा 1, उसके बाद D phi 1, ओके। तो ये आपने R के रिस्पेक्ट में किया, और ऐसी इक्वेशन आपने, मतलब R1 के रिस्पेक्ट में किया, ऐसी इक्वेशन आपने 2 के रिस्पेक्ट में भी करनी। क्या, अब आप इसे R1 स्क्वायर के बदले R2 स्क्वायर बोलेंगे, इसे DR1 के बदले DR2 स्क्वायर DR2 बोलेंगे, इसे साइन थीटा 1 के प्लेस पे साइन थीटा 2 बोलेंगे, इसे D थीटा 1 के प्लेस पे D थीटा 2 बोलेंगे, और D phi 1 के प्लेस पे D phi 2 बोलेंगे। इतनी चीज क्लियर है। और ये इक्वेशन होती है आपकी डी टाउ की, और ये इक्वेशन को आपने ऊपर पुट करना है। अब देखो, ये इक्वेशन को आप ऊपर कैसे पुट करेंगे, ये तो बहुत लंबी इक्वेशन दिख रही है, तो आपने कुछ नहीं करना, आप जस्ट सीधे बोलिएगा कि यहाँ जो आपने ये अपनी जो एनर्जी की वैल्यू तो निकालनी है आपने, आपका मेन मोटिव तो ये सॉल्व करना है। तो आप बोलेंगे कि ई डैश की वैल्यू, आपने सारी वैल्यू दिखा दी, आप बोलेंगे ई डैश की वैल्यू अब आपकी रिड्यूस होगी, कैसी बन जाएगी, ई डैश इज इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर आर स्क्वायर ए नॉट, डबल इंटीग्रेशन वाला साइन, उसके ऊपर लिखेंगे माइनस ई, आपका वही है रो1 माइनस ई रो2 अपॉन ई रो12, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा डी वी1 और डी वी2, ठीक है। तो ये रिड्यूस फॉर्म आपने दिखा देनी है, कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं करना, कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है।
इतनी चीज क्लियर आई। तो आपने यहाँ पर ई डैश की वैल्यू को निकालना है, बस आपने ये सारी वैल्यूज बतानी है कि आपका ये आपका जो वेव फंक्शन की वैल्यू यानी कि साइन नॉट की वैल्यू क्या है, डी टाउ की वैल्यू क्या है, ये आप बता दीजिएगा। उसके बाद आपने ई डैश की वैल्यू डायरेक्टली लिख देनी है, ठीक है। अब आप यहाँ पे बोलेंगे जो आपका ये dv1 की वैल्यू और dv2 की वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आपकी क्या है, ये आपकी वैल्यू जो आई है, जैसे आपने ये इक्वेशन डिराइव की है ना, वैसे इक्वेशन आपने यहाँ डिराइव करनी है। बट यहाँ आप R1 और R2 ले रहे थे, यहाँ आप रो1 और रो2 लेंगे। कितना इजी है, मतलब कितना इजी है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, देखो dv1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे आप R1 स्क्वायर करे थे, यहाँ आप रो1 स्क्वायर कहेंगे। यहाँ dr1 कह रहे थे, यहाँ पर आप d रो1 कहेंगे। साइन थीटा1 कह रहे थे, यहाँ साइन थीटा1, ये आपका d थीटा1 और d साई1, ठीक है। तो कोई याद करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। उसके बाद dr2 की प्लेस पे भी वैसे, यहाँ आपका R2 स्क्वायर था तो यहाँ आप रो2 स्क्वायर बोलेंगे, यहाँ dr2 था तो यहाँ d रो बोलेंगे, मतलब r के बदले आपने रो पुट कर देना है। फिर आपका साइन थीटा 2 d थीटा 2 और d फाई 2, इतनी चीज क्लियर है। तो ये दो इक्वेशन आपने यहाँ पर को पुट की, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये यहाँ पर पुट करना वगैरह कोई कैलकुलेशन नहीं करना, आप जस्ट सिंपली बोलेंगे कि अब जो आपकी ये ई डैश की वैल्यू आई, जो आपने रिड्यूस करके लिखी, वो आपकी कैसी है, ये आपकी तो एज इट इज है, जेड स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर आर स्क्वायर ए नॉट, ठीक है। ये तो आपका एज इट इज है। और जब आपने ये सारी वैल्यू को ऊपर पुट किया और कैलकुलेट किया, तो आपको क्या मिला, 20r स्क्वायर। और ये वैल्यू को जब आपने सॉल्व किया, इतने पूरे पोर्शन को जब आपने सॉल्व किया, ये किसके इक्वल आया, 5z ई स्क्वायर अपॉन 8 ए नॉट के इक्वल आया, ओके। और यहाँ पर आपका ए नॉट की वैल्यू क्या होती है, हमको पता है, बोलेंगे कि हमारे जो ए नॉट की वैल्यू है वो इसके किसके इक्वल है, एच स्क्वायर अपॉन एम नॉट ई स्क्वायर के इक्वल है। और ये वैल्यू आपने यहाँ पर को, मतलब यहाँ पर को ये वैल्यू पूरी पुट कर दी, तो क्या हो गया, आपने बस सारी चीजें वही लिखी है। आपने क्या लिखा, देखो ई डैश इज इक्वल टू क्या है, 5/8 मैंने आगे कर दिया, डॉट आपका क्या हुआ, जेड स्क्वायर अपॉन में आपने क्या लिखा, ए नॉट के बदले क्या लिख दिया, एच स्क्वायर अपॉन एम नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। ये आपको समझ में आए, इतना हुआ, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आपको ये भी पता है, अब आपने क्या किया, देखो ये मतलब इसी इक्वेशन को इसने आगे सॉल्व किया, ठीक है। ये तो आप कर लेंगे ना, ये इक्वेशन को, इस पार्ट को ये ऊपर डाल दे रहा है, बस आपका क्या हो जाएगा, ई डैश इज इक्वल टू 5/8 डॉट आपका जेड स्क्वायर, और आपका क्या हो जाएगा, साथ में एम नॉट ई स्क्वायर भी हो जाएगा, अपॉन में सिर्फ एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और हमने अभी क्या पढ़ा था, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये वाली पूरी वैल्यू किसके इक्वल होती है, ओमेगा एच के इक्वल होती है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ई डैश इज इक्वल टू 5/8 डॉट आपका जेड के बदले ये जो भी वैल्यू थी, इसको हम लोग ओमेगा एच बोल सकते हैं। तो हमारी ई डैश की वैल्यू कुछ ऐसी आई, ये फॉर्मूला टाइप का बना, ठीक है। अब क्या है, ये तो आपकी ई डैश की वैल्यू आई। अब हमने क्या है, टोटल एनर्जी निकालनी, यानी कि टोटल परटॉप्ड एनर्जी निकालनी है, ठीक है। अब टोटल एनर्जी निकालेंगे तो हम क्या निकालेंगे, सॉरी सॉरी, ये तो आपकी परटॉप्ड एनर्जी निकली, ठीक है। ये आपकी परटॉप्ड एनर्जी अगर आपने निकाल दी, ठीक है। अब हमको क्या निकालनी है, टोटल एनर्जी फॉर अ हाइड्रोजन एटम, सॉरी हीलियम एटम, हीलियम सिस्टम के लिए टोटल एनर्जी, यानी कि टोटल एनर्जी मतलब परटॉप्ड एनर्जी साथ ही साथ अनपर्टॉप्ड एनर्जी। तो आपकी जो एनर्जी की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, ई नॉट यानी कि अनपर्टॉप्ड एनर्जी, ई डैश यानी कि पर्टॉप्ड एनर्जी। तो ई नॉट यानी कि आपकी जो अनपर्टॉप्ड एनर्जी की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट की थी, वो क्या थी, ये छोटी सी वैल्यू थी, ये देखो -2z स्क्वायर ओमेगा एच। तो आपने ये वो वैल्यू को यहाँ पर पुट किया, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर देखिए आपने लिखा E इज इक्वल टू क्या है, -2z स्क्वायर ओमेगा एच। और ई नॉट की वैल्यू को आपने यहाँ पर से लिखा 5/4, सॉरी ये आपके 5/8 है, ठीक है, 5/8 जेड ओमेगा एच, ठीक है। तो अब अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे, जो टोटल एनर्जी की वैल्यू आपको आएगी E इज इक्वल टू -2.75, ओके। और ये ई स्क्वायर अपॉन ए नॉट, ओके। और ये जो आपकी एनर्जी की वैल्यू आई है वो ए यू में आई है, ठीक है। तो अब अगर आप टोटल एनर्जी फॉर अ हीलियम एटम इन ग्राउंड स्टेट बोलेंगे विदाउट परटर्बेशन, तो आपको कितनी मिलेगी, -4 ई स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू निकल गई, टोटल एनर्जी की वैल्यू आपको निकल गई फॉर ए हीलियम एटम, अगर हम एयू में वैल्यू को निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब लास्टली आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, अगर आप एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखेंगे यहाँ पर टोटल एनर्जी फॉर अ हीलियम एटम सिस्टम, तो वो किसके इक्वल होती है, अगर आप एयू में देखेंगे तो -2.90 के इक्वल होती है, ठीक है। -2.90, और आपकी कितने आई है, -2.79। तो यहाँ पर कोई डिफरेंस देखो, थोड़ा ऐसा ही तो है, यहाँ पर -2.90, यहाँ पर -2.75 है। और अगर आप ईवी में देखो, मैंने ईवी में वैल्यू नहीं लिखी है, अगर आप एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखना चाहेंगे ईवी में, तो वो -7.900 ईवी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। तो यहाँ पर क्या है, हम एक ईवी में बात नहीं कर रहे, हम एयू में बात कर रहे। तो देखो यहाँ पर जो है वो डिफरेंस बहुत ही कम आया, ठीक है।
वैल्यू आपकी मतलब अप्रॉक्स बिल्कुल सेम आई है, आपकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो आपकी ये है और आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये है। इट मींस यहाँ पर कोई डिफरेंस बहुत कम है, बिल्कुल आपको अप्रॉक्स वैल्यू मिल जा रही है। इट मींस क्या हो गई, यहाँ पर को आप बोल सकते हैं कि आपने जो वैल्यू निकाली वो अप्रोक्स क्या है, बिल्कुल सही वैल्यू आई है, कोई गलत वैल्यू नहीं आई। जो आपकी एक्सपेरिमेंटल थी उससे तो थोड़ा सा डिस्टेंस तो मतलब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो रहता है, मतलब आपकी जो एक्चुअल वैल्यू आई है उससे थोड़ा मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से आपकी एक्चुअल कैलकुलेटेड वैल्यू थोड़ी सी अलग तो होती है, ठीक है। तो थोड़ी सी अलग चल जाती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। इट मींस ये वाला जो रूट है हमारा वेरिएशन मेथड का, जो रूट है, जो हमारा अप्रोक्सीमेशन अप्रोचेस है फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी वैल्यू फॉर ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये क्या है, एक अच्छा गुड है, मतलब एक अच्छा रूट है, फेयरली गुड रूट है ये हमारे लिए फॉर सॉल्विंग ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम, कॉम्प्लेक्स क्वांटम सिस्टम को सॉल्व करने के लिए, उसकी एनर्जी को निकालने के लिए हम बोल सकते हैं ये एक अच्छा मेथड है। तो आप समझ सकते हैं, अगर हमसे हीलियम एटम की रिस्पेक्ट पे एनर्जी पूछेंगे तो आप जैसे डेरिवेशन समझा दीजिए। अगर एनर्जी नहीं पूछ रहे, एप्लीकेशन पूछे, तो आपने यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू निकाली और बोला कि हाँ देखो हमने एनर्जी की जो वैल्यू निकाली है वो ऐसी है और जो एक्चुअल आई है वो आपकी ऐसी है, मतलब इन दोनों के बीच में बहुत ही कम यानी कि 2% का डिफरेंस आ रहा है, वरना ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, एक्यूरेट वैल्यू आती, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि थोड़ा ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत कम डिफरेंस है, इतना आते जाते रहता है। तो ये जो हमारा वेरिएशन मेथड का जो वेरिएशन मेथड है, ये जो हमारे अप्रोक्सीमेशन अप्रोचेस हैं, ये एक अच्छा रूट है, एक अच्छा मेथड है फॉर ए कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी वैल्यू फॉर ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो हम बोल सकते हैं कि ये इसकी एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो एप्लीकेशन को आपने जैसे यहाँ पर को प्रूव कर दिया, यही तो एक ही एप्लीकेशन तो रहती है, तो एप्लीकेशन आपने थ्योरी में भी बता दी और प्रूव करके भी बता दी, ठीक है। तो यही था हमारा एप्लीकेशन ऑफ अ वेरिएशन मेथड। होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, मैंने ट्राई किया बस मैं आपको समझा सकूं। तो कोई प्रॉब्लम आई होगी तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गई थी शायद, ठीक है। तो होप आपको लेक्चर समझ में आएगा। अभी हम वीडियो को फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।